गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग व्याकरण पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर व्याकरण विभाग में आपको शब्द भेद दिया हुआ है। ग्रामर व्याकरण की शुरुआत यहीं से होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर दिया है विकारी शब्द। नंबर 1 में देखें विकारी शब्द और उसके भेद। नंबर 2 में अविकारी शब्द जिसको हम अव्यय बोलते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें नंबर जेंडर के आधार पर, नंबर और जेंडर, लिंग और वचन और लिंग के आधार पर और फिर उसके बाद विभक्ति के आधार पर नंबर, जेंडर और केस, वचन, लिंग और कर्ता, कर्म, करण। जैसे आप 8th में पढ़े थे स्टूडेंट्स, विभक्ति कर्ता ने कर्म को करण द्वारा से, तो उसके आधार पर भी और नंबर जेंडर के आधार पर यहाँ पर बदलाव होता है। किसमें? नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में। और अविकारी शब्द में नंबर, जेंडर और विभक्ति के आधार पर कोई बदलाव नहीं होता है। मेल, फीमेल, सिंगुलर, प्लूरल सभी के साथ वह उसी रूप में आता है, एक ही रूप में आता है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं दिखाई देता है। तो विकारी शब्द जो है चेंजेबल होते हैं और अविकारी शब्द जो होते हैं वे चेंजेबल नहीं होते हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नंबर और जेंडर के आधार पर नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर विकारी शब्द के जो भेद दिए हैं, आप पीछे की क्लास जैसे 7th 8th वहाँ पर आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है, रिवीजन कर ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे की क्लास में यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। इसको आप भूलेंगे नहीं। नाम का मतलब संज्ञा, नाम। तो संज्ञा के कितने भेद यहाँ दिए गए हैं देखिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। आपने इसको पहले पढ़ा है, आज मैं रिवीजन कर रहा हूँ उसका केवल। तो जातिवाचक, पहले तो हमें सीखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये जानने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान होता है। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मुंबई है, राम है, और कोई सामान आप कुर्सी, टेबल ये सब ले लेंगे, जब कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान रहेगा तो उसके लिए आप संज्ञा का प्रयोग करेंगे। तो संज्ञा में पहले क्या दिया हुआ है? पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से क्या होता है? जाति का, पूरी जाति का बोध होता है। जहाँ पर जिन नामों से एक व्यक्ति के सब प्राणियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का बोध हो जाता हो, सभी का, पूरी जाति का बोध होगा। जैसे मनुष्य, पशु, वृक्ष, पर्वत, शहर इत्यादि बहुत से शब्द हैं लिटरेचर में। मनुष्य, सारे मनुष्य आ गए, पशु, सारे पशु आ जाएंगे, वृक्ष, सारे वृक्ष आ जाएंगे, पर्वत, सारे पर्वत आ गए, शहर, सारे शहर आ जाएंगे। पूरी जाति वहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन व्यक्तिवाचक में क्या होता है? यहाँ पर व्यक्ति विशेष का बोध होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन नामों से एक जाति के सब प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध होगा, वो तो जाति सब का बोध हुआ। लेकिन यहाँ पर किसी एक का बोध होता है। जिन नामों से एक जाति के भीतर के किसी एक व्यक्ति का, किसी एक स्थान का अथवा किसी एक वस्तु का बोध होता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहले हमने कहा मनुष्य। मनुष्य में आप ले लीजिए राम। मनुष्य बहुत से हैं, लेकिन राम एक क्या हो गया? एक व्यक्ति हो गया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। पशु, आप घोड़ा ले लीजिए, वह क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। वृक्ष, आम का पेड़ आम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। पर्वत, हिमालय ले लीजिए, यहाँ पर्वत क्या है? जातिवाचक, लेकिन हिमालय क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। शहर जातिवाचक है, लेकिन आप मुंबई ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक।
तो जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो गया स्टूडेंट्स। फिर तीसरे पर क्या आता है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पर फीलिंग्स होती हैं, बोध होता है, भाव होता है। जिन नामों से किसी गुण, धर्म अथवा भाव का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर फीलिंग्स होती हैं, यहाँ पर फीलिंग्स होती हैं, तो फीलिंग्स के आधार पर या जैसे क्रोध है, क्रोध, फिर उसके बाद ईर्ष्या, प्रेम। प्रेम क्या है, एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञाएं लिमिटेड हैं, अगर भाव के आधार पर देखोगे तो ये सीमित हैं, लेकिन इन संज्ञाओं को, भाववाचक संज्ञाओं को हम बनाते भी हैं, इनको निर्मित भी करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बनाते हो। बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो बच्चा से हमने बना दिया लिटरेचर में बचपन, तो बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मनुष्य जातिवाचक संज्ञा थी, तो जातिवाचक मनुष्य से हमने बना दिया मनुष्यता, तो मनुष्यता क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। फिर विशेषण से भी आप भाववाचक संज्ञा को बनाते हो। विशेषण जैसे बड़ा, बड़ा आदमी, तो बड़ा क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो बड़ा से आपने क्या बना दिया, बड़प्पन, बड़ा, बड़प्पन। बहादुर आदमी, बहादुर क्या है, बहादुर विशेषण है, लेकिन उससे आपने बना दिया बहादुरी, तो बहादुरी शब्द लिटरेचर में क्या हो जाएगा, बहादुरी, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो आप जातिवाचक संज्ञा से और विशेषण से, फिर उसके बाद किससे, क्रिया से भी, जातिवाचक, विशेषण और क्रिया, इन तीनों से आप भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। क्रिया से कैसे बनाते हैं, जैसे लड़ना, लड़ना क्या है, क्रिया है, उससे हमने शब्द बना दिया लड़ाई। लड़ाई शब्द क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। रोना, रोना क्रिया है, लेकिन उससे हमने बना दिया रुलाई, रोना, रुलाई। काटना क्रिया है, उससे बनाया कटाई। रोपना, रोपाई। लिखना, लिखाई। ऐसे क्रिया से भी आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे, भाववाचक संज्ञाएं आप जातिवाचक, विशेषण और जातिवाचक संज्ञा, विशेषण और क्रिया से बना सकते हैं। अब अगला क्या है, अगला आपके पास है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में मटेरियल नाउन है, तो यहाँ पर आपको द्रव्य, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, नापने तौलने की जो भी चीज़ें हैं, चाहे मीटर में, चाहे लीटर में, चाहे किलोग्राम में, अब उसका मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जो भी यूनिट्स हैं आपके पास, मीटर, लीटर और किलोग्राम, इन तीनों में किसी भी वस्तु को जब आप नाप तौल रहे हो तो वह क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर ठोस भी रहता है, ठोस सॉलिड चीज़ें भी रहेंगी, लिक्विड भी रहती हैं, तीनों रहती हैं। जैसे हैं सोना, चांदी, ये सब ले लीजिए। और द्रव्य लेंगे तो द्रव लेंगे, लिक्विड लेंगे तो दूध है, शहद है, घी है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में रखनी होंगी। समूहवाचक संज्ञा पूरा ग्रुप होता है, इसमें संज्ञा के जिस रूप से पूरे समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छावनी, टेंट, सैनिक जहाँ पर ठहरते हैं छावनी, टेंट होता है, सैनिक रुकते हैं वहाँ पर क्या है, समूह होता है पूरा, तो समूहवाचक। कक्षा, क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, कक्षा जो है विद्यार्थियों का समूह है, इसलिए क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गई। कुटुंब, कुटुंब में कई सदस्य रहते हैं, कई मेंबर्स रहते हैं, कई लोगों का समूह होता है, इसलिए क्या हो गया, कुटुंब शब्द कहीं आए तो क्या हो जाएगा, कुटुंब का अर्थ है परिवार, कुटुंब आ गया तो क्या हो गया, यह समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो जहाँ पर पूरा समूह रहेगा, मेला, मेला देखने जाते हैं, बहुत से लोग वहाँ सज धज करके आते हैं, तो वह क्या हो गया, वह समूह हो गया, लोगों का समूह है, तो मेला क्या बन जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इस संज्ञा के नाम को याद रखो और उसको कैसे पहचानते हैं। फिर उसके बाद सर्वनाम दिया गया है। सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा तो हो गया,
किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन सर्वनाम क्या है? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, क्योंकि ये विकारी शब्द हैं संज्ञा सर्वनाम। तो परिभाषा में आप विकारी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो वाक्य में संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। जो वाक्य में संज्ञा के बदले आए उसको हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं का प्लूरल क्या होता है? हम। तू का प्लूरल तुम, वह, वे। तो मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, ये सब क्या हो जाते हैं? सर्वनाम हो जाते हैं। अब सर्वनाम के प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, आप 9th के विद्यार्थी हैं, 8th में संस्कृत आपने पढ़ा, तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए संस्कृत और हिंदी में कितना गहरा संबंध होता है। वहाँ पर सर्वनाम में, पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको क्या मिला था? वहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहले तो उत्तम पुरुषवाचक था। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक, जिसमें आपको अस्मद का रूप मिला था, अहम, आवाम, वयम। फिर उसके बाद मध्यम पुरुषवाचक में क्या था? त्वम, युवाम, यूयम। और अन्य पुरुषवाचक में 3 थे। तद का रूप था, सह वाला रूप था, स, तौ, ते, तम, तौ, तान। फिर उसके बाद फीमेल वाला सा, ते, ता, ताम, ते, ता। उसके बाद अंत में क्या दिया था? न्यूट्रल जेंडर वाला नपुंसक लिंगम का रूप दिया था, तत्ते, तान, तत्ते, तान। वो क्या था? वो सर्वनाम था। सर्वनाम में कौन सा सर्वनाम था? पुरुषवाचक सर्वनाम। आपने संस्कृत में भी वही पढ़ा, तो वही यहाँ हिंदी में भी है स्टूडेंट्स। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बनेंगे: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं और हम, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम। यहाँ पर क्या होता है उत्तम पुरुषवाचक में? यहाँ स्वयं वक्ता, जो स्पीकर होता है, बोलने वाला, वक्ता या बोलने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या है? जब वक्ता या बोलने वाला जिस व्यक्ति से बात करता है, जिस व्यक्ति से बात कर रहा है, उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करेगा उसको मध्यम पुरुष बोलते हैं। जैसे तू, तुम। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम होता है और मध्यम पुरुष में तू, तुम होता है। अन्य पुरुष में क्या होता है? वह, वे। बोलने वाले जिस व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं। देखिए एक बोलता है, जो बोलता है वह क्या हो गया? वह उत्तम पुरुष हो गया। जिससे बोलता है वह क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया। जिसके बारे में बोलता है वह क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। बोलता है, जिससे बोलता है, जिसके बारे में बोलता है, ये तीनों क्या बन जाते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्या है स्टूडेंट्स? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे यह और वह, यह घर, वह स्कूल, यह वह। यह नज़दीक की चीज़ों के लिए प्रयोग में आता है, वह दूर की चीज़ों के लिए प्रयोग में आता है। तो यह वह का प्रयोग जब होता है तो वह क्या बन जाता है? निश्चयवाचक हो गया। अब अनिश्चयवाचक भी इसी में है। तो अनिश्चयवाचक क्या है? जैसे कुछ लोग मेरे घर पर आए, कोई मेरे घर पर आया, तो कुछ कोई क्या है? अनिश्चय है। तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब आप अपने काम को खुद करते हो, निज। जैसे मैं स्वयं घर गया, स्वयं क्या हो गया? निजवाचक। आप, अपने आप, इस तरह से जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो निज हो जाता है। प्रश्नवाचक तो बहुत आसान है। प्रश्नवाचक में क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे, 5 W जो होते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ। तो जो प्रश्न किया जाता है तो आसान है, सेंटेंस को देखते ही मालूम चल जाता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक जो है वह जो शब्द रहता है क्या, क्यों, कैसे, वहाँ देखते ही आपको मालूम चलेगा, तो वो क्या बनता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, इससे संबंध को दर्शाया जाता है। जैसे जो बोएगा सो काटेगा, जो और सो क्या हो गया? यह दोनों एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करते हैं कि जो बोएगा वही काटेगा, काटने के लिए और कोई नहीं जाएगा।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। गलत काम करोगे तो उसका उसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा काम करोगे, मेहनत से पढ़ाई करोगे तो उसका अलग होगा रिजल्ट। तो यहाँ पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा। जैसे हम बोलते हैं, कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। तो सर्वनाम के भेद आप याद रखो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। उसके बाद स्टूडेंट्स आ गया विशेषण। विशेषण देखिए 4 प्रकार के यहाँ पर हैं। गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और सार्वनामिक विशेषण होता है। तो विशेषण किसे कहते हैं, पहले ये है परिभाषा उसकी हमें आनी चाहिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। अब विशेषण के प्रकार यहाँ पर हैं। गुणवाचक विशेषण, तो यहाँ पर गुण की बात की जाती है। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता चलता है, जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का पता चलता है वहाँ पर क्या हो जाता है? गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अब गुणवाचक विशेषण जैसे लंबा आदमी, छोटा आदमी, अच्छा खाना, आज्ञाकारी पुत्र। तो आज्ञाकारी क्या हो गया? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। बदमाश बालक, बदमाश क्या हो गया? गुणवाचक हो गया, उसका गुण है वो। फिर उसके बाद दिया है परिमाण। अब यहाँ पर नापने तौलने की सभी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे आप देखिए द्रव्यवाचक में द्रव्यवाचक सारे लिक्विड आ गए थे, वैसे यहाँ पर है परिमाण में क्या होता है? मीटर, लीटर, किलोग्राम में जो नापने तौलने वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें कुछ निश्चित होता है और कुछ अनिश्चित होता है। अभी निश्चित परिमाणवाचक में क्या रहता है? निश्चित परिमाणवाचक में चीज़ें फिक्स रहती हैं, जैसे 2 लीटर दूध, 4 लीटर पेट्रोल, इस तरह से रहेगा। परिमाण है, क्वांटिटी की बात हो रही है। अब इसमें नापने तौलने की, तौलना मतलब गेहूँ चावल भी ले लेंगे आप, आलू ले लेंगे, तो गेहूँ चावल नापने तौलने की जो भी चीज़ें हैं सब इसमें आ जाएंगी। अगर नंबर फिक्स है तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, और नंबर निश्चित नहीं है तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। तो यहाँ पर दोनों हैं। जैसे 4 लीटर दूध, तो क्या हो गया? निश्चय हो गया, तो निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और अगर कुछ लीटर दूध की बात करेंगे तो वह अनिश्चय हो गया। संख्यावाचक में भी वैसे ही, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं, निश्चित अनिश्चित। जैसे 2 आदमी मेरे घर पर आए, तो 2 आदमी तो क्या हो गया? फिक्स है, आदमी को काउंट कर रहे हो तो यहाँ काउंटेबल होता है, तो ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और अगर कुछ आदमी मेरे घर पर आए, कुछ आदमी, तो कुछ आदमी क्या हो गया? अनिश्चय हो गया, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। 4th पर है सार्वनामिक विशेषण। तो स्टूडेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनाम से बनता है, सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं, जो विशेषण सर्वनाम से बनते हैं उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सर्वनाम के बारे में अब इस समय पता चल गया है कि कौन कौन से सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है। जो सर्वनाम हैं उनसे बन कर के कोई विशेषण जब आएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण होता है, सर्वनाम से। लेकिन ये संज्ञा के पहले, देखिए विशेषण संज्ञा के पहले आता है हमेशा, तो ये सार्वनामिक विशेषण भी जो सर्वनाम है जब वो संज्ञा के पहले आता है, कोई सर्वनाम जब संज्ञा के पहले आता है तो वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता। जैसे यह घर, यह क्या है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन घर संज्ञा है, तो घर के पहले आ गया सर्वनाम, यह घर के पहले आ गया, इसलिए वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वह विद्यालय, विद्यालय संज्ञा है, अब संज्ञा के पहले दूरवर्ती वह आ गया तो वह सर्वनाम है,
दूरवर्ती सर्वनाम, तो वह संज्ञा के पहले आया, वह सर्वनाम संज्ञा के पहले आया, इसलिए क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब नंबर 4 पर क्या है, नंबर 4 पर क्रिया है। अब क्रिया में वर्ब में क्या होता है, पहला सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया क्या है, क्रिया उस विकारी शब्द को कहते हैं जहाँ पर कार्य के होने का बोध होता है कि काम हो रहा है। क्रिया का मतलब होता है करना। तो संज्ञा के जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। यहाँ पर कार्य करने वाला कोई क्रिया यहाँ पर होती रहती है, संज्ञा कोई ना कोई काम करती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर जैसे वह पढ़ता है तो पढ़ना क्या है, क्रिया, वह लिखता है तो वह लिखना क्रिया है। तो लेकिन इसके दो भेद हैं, पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसमें कर्म होता है। जिस क्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर्ता और कर्म दोनों हों, जिस क्रिया में कर्ता और कर्म दोनों होते हैं वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राम फल खाता है, राम फल खाता है तो राम यहाँ पर कर्ता है, फल को खाने का काम कर रहा है तो फल क्या हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ सेंटेंस में कर्ता राम, कर्म फल दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कर्म है तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। फल को खाने का कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है। लेकिन कभी कभी आपको सेंटेंस में वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं दिखाई देता है, तो जहाँ पर इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है, जब कर्म नहीं होगा तो वह क्या हो गया, आकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे वह आता है, वह जाता है, वह आता है, तो यहाँ पर क्या है, वह प्रोनाउन है। जैसे राम जाता है तो राम क्या हो गया, नाउन है, संज्ञा है। तो संज्ञा तो है लेकिन कर्म यहाँ पर नहीं है। आता है तो वर्ब है। तो यहाँ पर केवल संज्ञा और वर्ब हैं, सर्वनाम और वर्ब हैं, कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया, आकर्मक हो गया। सीता हंसती है, सीता खेलती है। अब सीता खेलती है, सीता क्या है, संज्ञा है, खेलना क्या है, वर्ब है, कर्म नहीं है, इसलिए क्या हो गया, आकर्मक हो गया। तो स्टूडेंट्स इसको आप समझ लेंगे, संज्ञा और कर्म दोनों रहेंगे तो सकर्मक हो गया, संज्ञा है लेकिन कर्म नहीं है तो अकर्मक हो गया। अब संयुक्त क्रिया की बात हो रही है, तो संयुक्त क्रिया में क्या होता है, ज्वाइन वर्ब्स हैं, दो क्रियाएं होती हैं। यहाँ पर दो क्रियाएं, एक से अधिक क्रियाएं जब हों, कभी कभी 3 क्रियाएं भी आ जाती हैं सेंटेंस में, तो एक से अधिक क्रियाएं जब होती हैं तो संयुक्त। तो ऐसे मोस्टली सेंटेंस में आपको 2 ही क्रिया मिलती है, तो यहाँ पर संयुक्त, एक से अधिक क्रिया जब होती है तो वह संयुक्त क्रिया हो गई। ज्वाइन वर्ब्स जिसमें मुख्य क्रिया होती है और सहायक क्रिया होती है, तो संयुक्त। और जैसे बच्चा खाना खाने के बाद सो गया, सो गया 2 वर्ब है इसमें, सोना और गया, जाना। सो गया, सोना होता है सोना से, और गया जाना से बना हुआ है। तो यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं स्टूडेंट्स, 2 क्रिया है, एक से अधिक क्रिया आ गई, इसलिए इस सेंटेंस को, इस वाक्य को हम क्या बोलेंगे, संयुक्त क्रिया बोलेंगे, संयुक्त क्रियात्मक वाक्य। संयुक्त क्रिया जहाँ एक से अधिक क्रिया हो जाएगी वह संयुक्त क्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, यहाँ पर कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक का मतलब होता है प्रेरित करना, प्रेरणा देना, नाम में ही छिपा हुआ है काम। प्रेरणार्थक का मतलब है जहाँ पर सब्जेक्ट कर्ता खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से काम करवाएगा, दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
जैसे देखिए आपके पास खाना है, खाना क्रिया, उससे होता है खिलाना खिलवाना। खाना, हम खाना खुद खाते हैं लेकिन खिलाते हैं दूसरे को, दूसरे से खिलवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब कर्ता खुद काम करेगा तो वह क्रिया हो गई, लेकिन कर्ता जब दूसरे से काम करवाने लगा तो क्या हो गया, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे खाना है तो खाना क्रिया है, मूल क्रिया, उससे आप बनाते हो खिलाना खिलवाना, खाना खिलाना खिलवाना। फिर उसके बाद गिरना गिराना गिरवाना, बनना बनाना बनवाना, रखना रखाना रखवाना, काटना कटाना कटवाना। ऐसे सारे वर्ब्स में आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं मिलेंगी। तो कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनका नहीं बनता है, लेकिन लिटरेचर में बहुत कम है, 4 या 5 ही मिलेंगे आपको, उसकी चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। अभी इसके बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होता है स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया हेल्पिंग, सहायक, सहायता करना, टू हेल्प, हेल्पिंग वर्ब। तो सहायक क्रिया क्या है, वह क्रिया है जो मुख्य क्रिया के अंत में आकर कार्य पूरा होने का बोध कराती है। ये सेंटेंस के अंत में आता है, मुख्य क्रिया के बाद। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बोलते हो, जैसे राम इज गोइंग, तो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और गोइंग, गो, वो क्या है, मेन वर्ब है। इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव, ये क्या होते हैं इंग्लिश में, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो राम इज हेल्पिंग, इज हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग क्या हो गया, मेन वर्ब। इंग्लिश में लिटरेचर में क्या करेंगे, पहले आप कर्ता लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो यहाँ पर, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर मेन वर्ब लिखोगे। हेल्पिंग के बाद मेन आता है, लेकिन हिंदी में उल्टा हो जाता है। हिंदी में पहले मेन आ जाता है, उसके बाद हेल्पिंग आता है। हिंदी में सेकंड लास्ट वर्ब जो रहेगा, जैसे किसी सेंटेंस में 2 वर्ब आए हैं, तो सेंटेंस में जो सेकंड लास्ट वर्ब होगा वो क्या होगा, वह आपका मुख्य क्रिया, मेन वर्ब होगा, और जो अंतिम क्रिया होगी वह हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे खाना खाने के बाद बच्चा सो गया, और इसमें सोना क्या है, सोना इसमें मुख्य क्रिया है, और गया, जाना से जो बनी गया, तो वह क्या है, वह सहायक क्रिया है। समय की कमी के कारण मैं अपना काम न कर सका, समय की कमी के कारण मैं अपना काम न कर सका, कर सका, कर, करना एक वर्ब है, सका, सकना दूसरा वर्ब है। तो यहाँ पर सेकंड लास्ट कर, वह क्या बन जाएगा, वह मुख्य क्रिया बन जाएगा, और सकना, सका अंत में आया तो वह क्या है, सहायक क्रिया। तो सेंटेंस में जो अंतिम वर्ब होगा वह क्या होगा, वह सहायक क्रिया होता है, अंतिम वर्ब। जैसे मोहन जा चुका है, शीला सो गई, राम जाग उठा। इस प्रकार के सेंटेंस में अगर आप देखेंगे, 3 सेंटेंस में जैसे जा चुका, इसमें जा, सो गई सो, जाग उठा जाग, ये तीनों क्या बनेंगे, मुख्य क्रियाएं बनेंगे, क्योंकि ये सेकंड लास्ट हैं। लेकिन जब आप चुका, गई और उठा अंतिम वर्ब को लेंगे, तो अंतिम वर्ब क्या हो जाएंगे, ये सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। तो सेंटेंस में जब संयुक्त वर्ब होगा, 2 क्रियाएं होंगी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर सेकंड लास्ट वर्ब जो होगा वह मुख्य क्रिया होगी, और जो लास्ट वर्ब वह सहायक क्रिया होगी। अंतिम वर्ब जो होगा, अंतिम वर्ड जो होता है, वह अंत वाला जो है वह सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी अविकारी शब्द रह गया है, इसको हम लोग आगे की किसी क्लास में करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त कर दे रहा हूँ, अगली क्लास में मिलेंगे, फिर आगे जो भी रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे मिलने तक मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।